यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी हिंदी यूनिट 6 हमारी चल रही है। उपन्यास जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गोदान को। और गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ये आपको याद रखना है। एक सेकंड। चलिए। तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये आपको जानते ही होंगे। और ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसके बाद इनका कोई उपन्यास जो है पूरा नहीं आया। ये इनका सबसे लास्ट उपन्यास था जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 1936 ईस्वी में ही प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया था। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा-सा प्रेमचंद जी के बारे में। क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका सीधा-सीधा पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है ये 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था, लमई वाराणसी के पास में। ये 1880 ईस्वी में इनका जो जन्म है वो हुआ था लमई वाराणसी के पास। मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वाराणसी में ही। ठीक है? इनकी जो मृत्यु है वो वाराणसी के अंदर हुई थी 1936 में, याद रखना। और 1936 ही इनका जो अंतिम पूर्ण उपन्यास है ये प्रकाशित हुआ था। और उस समय जिस समय इनका देहांत हुआ था, उस समय भी ये उपन्यास लिख रहे थे जिसका नाम है मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था, उसे ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो 1936 में लिखा गया ये अंतिम पूर्ण उपन्यास है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है गोदान, गोदान की भूमिका हम यहाँ पर देख लेते हैं। हालाँकि इन्होंने इसकी भूमिका तो नहीं लिखी है ना? भूमिका इसकी नहीं आती है, लेकिन भूमिका ये है कि जो कुछ भी इस का सारांश है वन लाइनर टाइप में हम यहाँ पर एक-एक पॉइंट को देखेंगे, एक-एक बिंदु को देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह उपन्यास भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सजीव चित्रण है। ठीक है? यदि यानी कि ये किससे संबंधित है? तो भारत के ग्राम समाज, ठीक है? गाँव की जो पृष्ठभूमि है उस पर ये आधारित है। गाँव की पृष्ठभूमि पर ये आपको याद रखना है। यह जो उपन्यास है ये भारतीय किसानों के जीवन की त्रासद कथा है। त्रासद का मतलब होता है ट्रेजेडी, यानी कि अंत जिसका भयावह होता है, जिसका अंत सुखदायक नहीं होता, दुखदाई होता है, उसको बोलते हैं त्रासद। तो ये भारतीय किसानों के जीवन की त्रासद कथा है। इसमें किसानों के शोषण और उनकी दुर्व्यवस्था को दिखाया गया है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, किसानों के शोषण पर ये आधारित है। ये पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन-सा उपन्यास है जो कि किसानों के से संबंधित है, या कौन-सा बाल विवाह से संबंधित है, कौन-सा वेश्या समाज से संबंधित है। इस तरह की विशेषताएँ आपको याद रखनी हैं। आगे हमारा पॉइंट है कि यह उपन्यास प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का चित्रण करता है। ठीक है? प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का चित्रण इसमें किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये उपन्यास गोदान उपन्यास हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। ये ध्यान रखना है, जो गोदान उपन्यास है ये पूरे पूरे हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की श्रेणी में आता है। इसमें भारतीय किसानों के जीवन के समस्त संस्कारों से युक्त उनकी वर्तमान स्थिति का चित्रण है। तो भारतीय किसानों के साथ में जो भी परिस्थिति रहती है उन पर ये क्या करता है, व्यंग्य करता है, एक तरीके से ये जो प्रस्तुतिकरण उनका करता है। यह उपन्यास गोदान उपन्यास आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय है। तो ये भी याद रखना है, आदर्श यथार्थवादी, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी ये उपन्यास है। ये भी बार-बार आपसे पूछा जाता है, इसकी जो विशेषता है वो किस प्रकार का है, क्या आदर्शवादी है, क्या यथार्थवादी है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, तो बिल्कुल ये आदर्श और यथार्थ इन दोनों शब्दों को आप अच्छे से याद रखना। यह उपन्यास हिंदी के लोक भाषा विषयक सिद्धांत का समर्थन भी करता है। लोक भाषा विषयक, ठीक है? लोक भाषा में ये लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे विशेष विशेष बिंदु अगर हम इसके देखते हैं, तो चलते हैं आगे। इस उपन्यास को लिखने का काम प्रेमचंद ने साल 1934 में शुरू किया था। ये साल 1934 में लिखना इसको शुरू किया था। अब छोटा-मोटा उपन्यास तो ये है भी नहीं कि 2-4 पेजों का उपन्यास है, काफ़ी बड़ा उपन्यास है। और ये 1934 में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, तो 1936 में जाकर के ये पूरा हुआ था। ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये तो आप जानते ही हैं। और आप जानते हो जिस तरीके से हमारी जो आयोग है या एनटीए हो या फिर यूपीएससी कोई भी हो, जिस तरह से धीरे-धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के बिंदु आपके ज़्यादा मायने रखते हैं।
आगे आता है इसका जो प्रकाशन है वो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई के द्वारा किया गया था। ठीक है? तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय ने किया था। कहाँ से? बम्बई से। ये आपको याद रखना है। ठीक है? बम्बई से इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ इसमें कवर किया है। ठीक है? एक साथ बहुत सारी समस्याओं पर में को इसमें प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसे भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है? तो ये गोदान को कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएँ जो एक साथ प्रस्तुत की गई हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है, आपके लिए यूज़फुल है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच बने और अभी हमारा जो ऑफ़र है वो भी लिमिटेड समय के लिए बहुत कम प्राइस में है। पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच में लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। मुख्य तथ्य अगर हम देखते हैं इसका सारांश, तो सेमरी और बेलारी इसमें 2 गाँव के नाम आते हैं, 2 स्थानों के नाम आते हैं सेमरी और बेलारी, ठीक है? और इन दोनों में कितना अंतर है? तो ये 5 मील का अंतर है। ये 5 मील, मील आपको याद रखना है, 5 मील का अंतर है। दोनों ही अवध प्रांत के गाँव हैं। अवध आप जानते हैं किसको कहते हैं? तो दोनों ही अवध प्रांत के गाँव हैं, सेमरी और बेलारी। दोनों में 5 मील का अंतर है, ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है? ये जो पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ इन क्लासेस के माध्यम से, वो पूरा मूल किताबों से उठाया गया है ना? अम, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना है, आप विश्वास कर सकते हो, आपको वही कंटेंट मिलेगा। कंटेंट देखकर आप खुद समझ जाओगे कि आपको कोई भी पॉइंट इसमें ऐसा मिस नहीं है, जो आपको कहीं और मिले, इसमें ना मिले, है ना? अगर कुछ छूटेगा भी तो हम बाद में इसके क्वेश्चन कवर करेंगे, तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। आप विश्वास करके मेरे साथ एक बार जुड़ करके देखिए और पूरी क्लासेस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखना हंटर पत्रों का, ठीक है? हंटर पत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है गोदान उपन्यास में। सेमरी से लखनऊ 20 कोस की दूरी पे, अगर सेमरी और बेलारी के बीच में अंतर पूछ लिया जाए तो वो 5 मील का अंतर है। लेकिन सेमरी से अगर लखनऊ का पूछ लिया जाए, लखनऊ क्यों? लखनऊ हमारा आगे हमें पढ़ने को मिलेगा इसलिए यहाँ पर लखनऊ दिया गया है, लखनऊ स्थान का नाम आता है। तो ये 20 कोस की दूरी पर है, ठीक है? वहाँ पर 5 मील है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 मील है और जो लखनऊ है ये 20 कोस है। कोस आप जानते हैं कितना होता है और मील समझ लीजिए। आगे देखते हैं हज़रतगंज और अमीनाबाद का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ये 2 स्थानों का नाम भी इसमें आता है, हज़रतगंज और अमीनाबाद, ठीक है? इन स्थानों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। राय साहब के घर पर इसमें एक पात्र का नाम आता है जो कि हमें आगे देखने को मिलेंगे, समझ लेंगे इनके बारे में। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के मालिका अभिनय करता है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। धनुष यज्ञ दशहरे के उत्सव में आप जानते हैं दशहरे के टाइम पर रामलीला वगैरह ये सब जगह होती रहती हैं और उस समय पर राय साहब के घर पर दशहरे का आयोजन किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। धनुष यज्ञ नाटक किया जाता है और इस नाटक में जो होरी है, जो इसका मुख्य पात्र है, वो जनक। जनक कौन है? सीता के पिता का नाम था जनक और ये इसकी मालिका अभिनय करता है। मिस मालती अपनी बातों का भुलावा देकर ओमकार नाथ को शराब पिलवा देती है और उसे 1000 रुपए इनाम ले लेती है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिस मालती ओमकार नाथ इसमें एक पात्र है, इसको क्या करती है? शराब पिलवा देती है और 1000 रुपए इनाम ले लेती है। आगे आता है पठान के वेश में डॉक्टर मेहता, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पठान के वेश में पठान के वेश में गोली चलाने की धमकी देने कौन आता है? तो ये डॉक्टर मेहता हैं। डॉक्टर मेहता जाकर के रुपए माँगते हैं, ठीक है? पठान के वेश में जो डॉक्टर मेहता है वो जाकर के रुपए माँगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए अगर उनको नहीं मिले तो वे गोली चला देंगे, ठीक है? गोली चला देंगे, ये ध्यान रखना इसी उत्सव में। होरी का जो बेटा है गोबर, ये लखनऊ भाग जाता है, लखनऊ का नाम इसमें इसीलिए आया है, 20 कोस की दूरी पर है लखनऊ। और होरी का जो बेटा है गोबर, गोबर नाम याद रखना। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर नौकरी करता है, ठीक है? ये भी पॉइंट आपको पूछा जाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर नौकरी करता है। होली के अवसर पर गोबर गांव के मुखिया लोगों की नकल का अभिनय करता है। जब होली का त्योहार मनाया जाता है तो होली के अवसर पर जो गोबर है गांव के मुखिया लोगों की क्या करता है? नकल करने का अभिनय करता है, नाटक करता है।
मिस मालती इसमें एक पात्र हैं, ये गोबर को माली की नौकरी पर रख लेती है जब ये लखनऊ से वापस आ जाता है और इसके पास कोई काम-काज नहीं होता है, कई जगह बाहर शहर में नौकरी करता है, लेकिन बाद में अपने गाँव लौट आता है और गोबर मिस मालती के यहाँ पर क्या करता है, माली की नौकरी ये करता है। अंत में होरी को अंत में क्या होता है, होरी को मृत्यु शैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। होरी घायल अवस्था में यानी कि बेहोशी की अवस्था में होता है, वो मज़दूरी कर रहा है और मज़दूरी करते-करते वो अचानक से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सब लोग ये समझते हैं कि अब तो बस ये जाने वाला है, इसका जो समय है वो पूरा हो चुका है और धनिया धनिया जो कि होरी की पत्नी है, उससे जो वहाँ के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि अब तुम्हें इसका गोदान कर दो, ठीक है? पहले मतलब ये होता था कि गोदान का मतलब है गऊ का दान, ठीक है? गाय माता जो होती है जिसको हम बोलते हैं, गऊ का दान कर दो, ठीक है? इसीलिए इसका जो शीर्षक है वो गोदान रखा गया है। गोदान करने के लिए कहते हैं, धनिया सूतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, दाता दीन गाँव का पंडित है और इससे कहती है जो उससे गोदान करने के लिए कहते हैं, वो क्या करती है बेचारी सूतली बनाने का काम करती थी। शायद आप आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे सूतली किसको बोलते हैं, लेकिन सूतली वो होता है शायद आपने जो अनाज वगैरह जिनमें आता है बोरी कट्टे में भर करके उनके धागे-धागे निकाल करके सूतली बनाने का शायद कुछ काम होता है इस तरह का, है ना? और उससे अ, उसने बेचारी ने वो सूतली बेचने का काम करती थी, सूतली बनाने का काम करती थी और उनको बेचती थी, कुछ पैसा इकट्ठा करती थी। 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर यानी कि एक दान करने के लिए ऐसा होता है ना, जैसे आपने नाटकों में उसमें देखा होगा जिसके नाम से हम दान करते हैं, उसका हाथ लगवा देते हैं। तो हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है कि महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है और पछाड़ खा कर के गिर पड़ती है। ठीक है? तो 20 पैसे भी वो उसको दे देती है, याद रखना। आगे इसके पात्रों को देखेंगे और पात्रों के साथ-साथ हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं पात्रों से संबंधित, उनको भी अच्छे से समझेंगे। ग्रामीण पात्र अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अ, आगे के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, तो बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। आप अच्छे से मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और कमेंट में बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ग्रामीण पात्रों की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है होरी, जो कि धनिया का पति है और इस अ, नाटक का मुखिया यही है। बेलारी गाँव का निवासी है, ध्यान रखना ये बेलारी गाँव का रहने वाला है, सीधा-साधा गरीब किसान है। फसली बुखार से पीड़ित होता है, फसली बुखार का मतलब ये है कि फसल क्या होता है, फसल जब आती है तो उसका आधे से ज़्यादा भाग तो इनको ज़मींदारों को ही देना पड़ जाता था। उस समय किसान की हालत जो थी ना वो बहुत ही नाज़ुक स्थिति से गुज़र रही होती थी। कोई मज़दूरी करता है, किसी की ज़मीन होती है, किसी को हिस्सा देना पड़ता है। कि इसी प्रकार से फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 जीवित बच्चे हैं इसके गोबर, सोना और रूपा, ठीक है? गोबर, सोना और रूपा 3 इसके जीवित बच्चे हैं, मृत बच्चे भी थे इसलिए यहाँ पर जीवित बच्चे लिखा हुआ है। 2 भाई हैं हीरा और शोभा, ठीक है? होरी के 2 भाई हैं, हीरा और शोभा ये ध्यान रखना। भोला से 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। भोला कौन है? भोला इसका मतलब दोस्त है अगर कहें तो और भोला से क्या करता है 80 रुपए की इसका मतलब एक ही सपना है कि ये अपने जीवन में गाय लेना चाहता है और जब ये भोला की गाय को देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है और उसे कहता है कि हाँ मैं भी मतलब एक गाय खरीदना चाहता हूँ और भोला इसकी इच्छा को जान करके क्या करता है इसे कम पैसे में आगे देखेंगे गाय उधार दे देता है ठीक है 80 पैसे की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है यानी कि बाद में पैसा देने की बात हो जाती है इनकी और ये उससे कहता भी है कि भोला एक विदुर आदमी है और उससे वादा करता है कि वो उसकी दोबारा से उसका विवाह करवा देगा, है ना? तो वो गाय उसे खुशी-खुशी दे देता है। 3 बीघे का काश्तकार होता है, ये भी ध्यान रखना 3 बीघे का काश्तकार होता है, ये कहीं-कहीं आपको 5 बीघा भी देखने को मिलता है, ठीक है? कभी-कभी पेपर में पूछा जाता है 5 बीघा अगर 3 बीघा दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो 5 बीघा दे रखा है तो ठीक है। दोनों एक साथ मोस्टली आते नहीं हैं। आगे है राय साहब के घर पर, वैसे ही 3 बीघा इसका सही है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के मालिका अभिनय करता है, ये हम देख चुके हैं। आगे धनिया, धनिया कौन है? तो ये होरी की पत्नी है। होरी की पत्नी है, 6 संतानें थी, 3 जीवित हैं, 3 इसकी जो संतानें थी वो मर चुकी थी, ठीक है? लेकिन मरे हुए को आपको याद नहीं करना है, केवल जीवित का याद रखना, गोबर, सोना और रूपा। 36 साल की उम्र है इसकी उपन्यास के आरंभ में, लेकिन बाद में तो बेचारी बूढ़ी हो जाती है। सिलिया को अपने घर में शरण देती है। ठीक है, सिलिया को क्या देती है? सिलिया
एक आगे देखेंगे हम इसका, ठीक है? सिलिया को अपने घर में शरण देती है। गोबर, गोबर कौन है? होरी का इकलौता बेटा है, 16 साल इसकी उम्र है उपन्यास के आरंभ में। भोला की बाल विधवा बेटी जुनिया से प्रेम करता है। विद्रोही और असंतोष प्रवृत्ति का बच्चा है ना? बच्चा है मतलब शुरू में भी विद्रोही और असंतोष प्रवृत्ति का है। लखनऊ भाग जाता है, जहाँ मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ पर ये नौकरी करता है। चीनी मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ठीक है, चीनी मिल में जहाँ पर ये काम कर रहा होता है, वहाँ पर आग लग जाती है, मतलब हड़ताल हो जाती है, वहाँ पर हड़ताल होती है और वहाँ पर क्या होता है, ये गंभीर रूप से उसमें घायल हो जाता है। बाद में मालती के यहाँ पर माली की नौकरी करता है। आगे देखेंगे सोना, सोना कौन है? होरी और धनिया की बड़ी बेटी का नाम है। उसकी उम्र उपन्यास के आरंभ में ये उम्र पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 12 साल की इसकी उम्र है उपन्यास के आरंभ में। सोनारी के एक धनी किसान, सोनारी गाँव का नाम है ना? सोनारी के एक धनी किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह होता है, ठीक है? मथुरा लड़के का नाम है, मथुरा के साथ में सोना का क्या होता है? विवाह होता है, जो कि गौरव मेहता का लड़का है। आगे आता है रूपा, रूपा होरी की छोटी बेटी है, जो कि उपन्यास के आरंभ में केवल 8 साल की है। राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है, जो कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है, जो सोना है, ये धनिया और रूपा की होरी की बड़ी बेटी थी और उस समय उनके पास थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का पैसा था, जिसको ये क्या करते हैं, इसकी शादी में लगा देते हैं। तो इसका जो विवाह है ना, वो एक अच्छी जगह पर तय होता है, ठीक है? एक अच्छी जगह पर तय होता है, धनी किसान है इसका जो ससुर है, ये ध्यान रखना और उसका जो बेटा है वो भी अच्छा खासा नौजवान है। लेकिन वहीं इसकी जब छोटी बेटी के विवाह की बात आती है, तो इसके घर में बहुत कुछ हो चुका होता है, इसके पास अब कुछ नहीं बचता है। तो दहेज प्रथा की भी एक समस्या को यहाँ पर उठाया गया है और दिखाया गया है कि होरी की जो छोटी बेटी वो भी सुंदर है, 8 साल की है केवल उपन्यास के आरंभ में, लेकिन बाद में बड़ी हो जाती है। राम सेवक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से इसका विवाह करना पड़ता है क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे आती है झुनिया का नाम आता है, ये भोला की बेटी है जो कि बाल विधवा है। ठीक है? भोला जिससे होरी गाय लेता है उधार में, है ना? तो ये भोला की बेटी है, बाल विधवा है, गोबर के साथ में इसकी क्या होती है, शादी होती है, लेकिन शादी से पहले ये गर्भवती हो जाती है, गोबर के साथ में और जब ये गर्भवती हो जाती है, तो गोबर इसको छोड़ करके अपने घर के बाहर छोड़ करके भाग जाता है लखनऊ, ठीक है? तो 2 बेटे होते हैं इसको, चुन्नू और मंगल, लेकिन चुन्नू मर जाता है, पहला बच्चा जो है और दूसरा ये मंगल है, ठीक है? बाद में वो जीवित रहता है। दाता दीन कौन है? गाँव में पशु चिकित्सक है। दाता दीन पशु चिकित्सक है। होरी ने इससे आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार लिए थे। ठीक है? होरी ने इससे आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार लिए थे। बेलारी गाँव का नारद इसको कहा जाता है। पशु चिकित्सक है, यानी कि डॉक्टर पशुओं का डॉक्टर है और जब होरी ने इससे आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार लिए थे, ये ध्यान रखना और जब उसकी गाय बीमार हो गई थी, तब भी इसको बुलाया गया था। लेकिन वहाँ पर भी इससे क्या माँगता है? रिश्वत माँगता है और बेलारी गाँव का नारद इसको कहा जाता था। बेलारी गाँव का ही रहने वाला है। माता दीन कौन है? तो ये इसी पशु चिकित्सक का यानी कि डॉक्टर का बेटा है दाता दीन। दाता दीन का पुत्र है माता दीन और सिलिया चमारिन से इसका संबंध है। ये वही सिलिया चमारिन है जिसे जिसे क्या धनिया अपने घर में शरण देती है, ठीक है? दुलारी सहुआइन गाँव में नमक, तेल और तम्बाकू की इसकी दुकान है। होरी ने बँटवारे के समय दुलारी से 40 रुपए लेकर भाइयों को दिए थे। रिश्ते में होरी की भाभी लगती है। ठीक है? 40 रुपए इससे क्या लिखे लिए थे, होरी ने जब बँटवारा हुआ था 3 भाइयों का, तो उस समय 40 रुपए लिए थे किससे? दुलारी सहुआइन से और किसको दे दिए थे? होरी की अपने भाइयों को दे दिए थे, ठीक है? ये ध्यान रखना 30 रुपए उधार लिए थे इसने दाता दीन से, है ना? और 40 रुपए उधार लिए हैं इसने दुलारी सहुआइन से, कर्ज में बेचारा दब जाता है। गौण पात्रों में अगर हम बात करें, तो ये मंगरू साहू का नाम इसमें सबसे पहले आता है। होरी ने बैल के लिए 60 रुपए इससे उधार लिए थे। गाँव का सबसे धनी आदमी है, तो 60 रुपए इससे भी उधार ले लेता है। ठीक है? तो जगह-जगह से वो क्या कर रहा है, उसके पास बिल्कुल भी कुछ भी पैसा नहीं है घर चलाने के लिए और जगह-जगह कभी बैल खरीदने के लिए, कभी बँटवारे के लिए, कभी अपनी बेटी के विवाह के लिए, कभी आलू बोने के लिए वो क्या करता है, जगह-जगह से उधार ले लेता है, ठीक है? ब्याज पर पैसा ले लेता है। गाँव का सबसे धनी आदमी है मंगरू साहू। पटेश्वरी लाल ये पटवारी है। ये अभी ग्रामीण पात्र चल रही है, ध्यान देना है। ग्रामीण में भी मुख्य और गौण 2 पात्र पढ़ने पड़ेंगे और जो शहरी हैं, उसमें भी गौण और मुख्य पात्र पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। पटेश्वरी लाल ये पटवारी है गाँव का, गाँव में पुण्यात्मा नाम से ये मशहूर था, ठीक है? पुण्यात्मा नाम से कौन मशहूर था? तो पटेश्वरी लाल है। झिंगुरी सिंह ये गाँव का सबसे बड़ा महाजन है, झिंगुरी सिंह।
पंडित नोखेराम ये होरी से लगान के पैसे लेकर के इनकार कर देता है। होरी से लगान के क्या ले लेता है? पैसे ले लेता है नोखेराम, लेकिन बाद में इनकार कर देता है। सिलिया कौन है? इसके पिता हरकू हैं और माँ का नाम है कालिया। ये सिलिया सिलिया चमारिन जो है ये पिता हरकू है, हरकू और माँ कालिया की औलाद है। इसका पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है और माता दीन से क्या करती है? प्रेम करती है। ठीक है? माता दीन जो कि दाता दीन का पुत्र है। भोला होरी के गाँव से मिले हुए गाँव का ग्वाला है। क्या भोला कौन है? भोला से उधार गाय ली थी 80 रुपए की किसने? तो ये भई होरी ने ली थी, है ना? होरी के गाँव से मिला हुआ जो गाँव है पास में ही, होरी के गाँव के पास में जो गाँव है, उसका ग्वाला है, यानी कि गाय वगैरह इसके पास रहती हैं। विदुर आदमी है, इसकी 3 संतानें हैं, 3 बच्चे हैं इसके। कामता बड़ा लड़का है, जंगी छोटा लड़का और झुनिया इसकी लड़की है जो जिसका विवाह गोबर के साथ में होता है। ये अपने गाँव का मुखिया है, होरी की गाय की इच्छा देखकर उसे अपनी गाय दे देता है। ठीक है, तो होरी की गाय की इच्छा को जान करके बहुत तीव्र उसकी इच्छा है गाय लेने के लिए, तो उसे अपनी गाय दे देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और वो उसे बाद में क्या करता है, उससे उससे पैसे नहीं लेता है और इससे विवाह का वादा कर देता है और उसके घर भूसा भी भिजवा देता है। नौहरी, नौहरी कौन है? ये भी एक विधवा है गाँव में, भोला से दूसरा विवाह करती है, ठीक है? भोला से दूसरा विवाह किसका होता है? तो नौहरी का होता है। आगे हीरा है, ये होरी का भाई है, होरी की गाय को ज़हर देकर घर से फरार हो जाता है। होरी एक गाय लेता है बेचारा, उसको भी ज़हर दे देता है उसका भाई, क्योंकि उससे जलता है और फिर बाद में फरार हो जाता है और जब मरने को होता है, मरनासन्न होरी जब पड़ा हुआ है, तब ये वापस आता है। पुनिया हीरा की पत्नी का नाम है, पुनिया। शोभा कौन है? होरी का दूसरा भाई है, तीसरा। अंत में इसकी सारी ज़मीन जायदाद बिक जाती है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, वो होरी के साथ में क्या करते हैं? धोखा देते हैं उसको, अपने भाई को धोखा देने का काम करते हैं और ये बाद में दोनों ही क्या करते हैं? बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। दमड़ी बंसोर, ये बाँस के सौदे में होरी से मिली-भगत रहती है इसकी, लेकिन फिर बाद में धोखा दे देता है। दमड़ी बंसोर, बंसोर यानी कि बाँस के सौदे में। दरोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है और रिश्वत माँगता है, ठीक है? अच्छा, ये दरोगा है जो रिश्वत माँगता है, ये ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर पशु चिकित्सक बता दिया था, है ना? पशु चिकित्सक जो दादा दीन था, वो उसके गाय का इलाज करने के लिए आया था, ठीक है? लेकिन होरी का एक रिश्वत कौन माँगता है? तो ये दरोगा है, जो गाय मर जाती है, बेचारा परेशान है किसान, लेकिन फिर भी रिश्वत माँग रहा है। रिश्वतखोरी पर भी यहाँ पर क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है इसको भी। आगे हम देखेंगे शहरी पात्र, तो सबसे पहले नाम आता है राय साहब अमरपाल सिंह का। सेमरी गांव का निवासी है राय साहब अमरपाल सिंह। जेठ के दशहरे पर के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन करता है अपने घर पर। होरी से दंड वसूले जाने की खबर पाकर नौखेराम से पूरा धन मांगता है। अभी हमने ऊपर देखा था नौखेराम क्या करता है, इससे पहले लगान वसूल लेता है, लेकिन बाद में मना कर देता है ना? और क्या करता है बाद में, जब राय साहब अमरपाल को ये पता चलता है कि होरी के साथ में इस तरह से इसने क्या किया है, धोखा दिया है, तो क्या करता है, नोखेराम से पूरा धन वापस माँग लेता है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी इसी को मिलती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे है डॉक्टर मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का अध्यापक है। डॉक्टर मेहता कौन है? यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का अध्यापक है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित करते हुए वुमेन लीग में, यानी कि विमेन्स लीग जो होती है, औरतों की जो सभा होती है, उसमें भाषण देने का काम कौन करता है? तो डॉक्टर मेहता करते हैं। फ्रांस की अकादमी ने उनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है। ये लेखक भी हैं और कौन है? अध्यापक भी हैं, टीचर भी हैं और ये फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को क्या कहा था? शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है। आगे नाम आता है मिस मालती का। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ कर के आई थी मिस मालती, इंग्लैंड से आई थी डॉक्टरी पढ़ कर के। नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। 2 छोटी बहनें हैं इसकी, सरोज और वर्धा। ये सरोज हैं, जब वुमेन्स लीग में डॉक्टर मेहता क्या करते हैं? भाषण देते हैं, तो सरोज उनके भाषण का क्या करती है? विरोध करती है। ये ध्यान रखना, ठीक है? वुमेन लीग की संस्थापक कौन है? तो मिस मालती है वुमेन लीग की संस्थापक। नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री भी चुनी जाती है। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओमकार नाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार करके जीतती हैं। मिर्जा खुर्शीद, ये सूफी मुसलमान हैं, बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। ठीक है, मिर्जा खुर्शीद सूफी मुसलमान है, ये याद रखना, ठीक है? नाम से पता चल रहा है कि ये मुसलमान है और बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करवाते हैं। ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है। वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ के में इन्होंने जूते की दुकान खोली थी, ठीक है? और इसी जूते की दुकान पर जो गोबर है वो काम करता है।
आगे मिस्टर खन्ना का नाम आता है, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, मिस्टर खन्ना कौन है? तो बैंक के मैनेजर हैं और शक्कर मिल वही चीनी मिल जिसकी हड़ताल में क्या होता है जो गोबर है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसमें आग लग जाती है, ठीक है? शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर खन्ना, चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली में आ जाते हैं। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का बस एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं थी, यानी कि ये दिखाने हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और वो वाली बात थी मिस्टर खन्ना की। ये मतलब दुनिया को ठगने के लिए तो इनके अंदर शिष्टता थी, लेकिन वैसे क्या था, संस्कार बिल्कुल भी नाम मात्र नहीं थे। गोविंद देवी गोविंद देवी कौन है? तो मिस्टर खन्ना की पत्नी थी, कविता लिखने की शौकीन है गोविंद देवी। इसमें गौण पात्रों की बात करें तो ओमकार नाथ का नाम आता है। ये दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। ओमकार नाथ खुद को सिद्धांतों की का पुजारी मानते हैं। ये जो ओमकार नाथ है जिनको शराब पिलवा करके मिस मालती वो है 1000 रुपए जीत जाती है नाम के, ठीक है? ये वही ओमकार नाथ हैं और ये बिजली के संपादक हैं। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील हैं, परंतु वकालत ना चलने के कारण बीमा कंपनी के दलाल बन जाते हैं। ठीक है, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा क्या है कि पेशे से वकील तो हैं, लेकिन इनकी वकालत चलती नहीं है और बीमा कंपनी के दलाल बन जाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का ये प्रिय व्यवसाय करते हैं। आगे है राजा सूर्य प्रताप सिंह, राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, राय साहब के मुकाबले में क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं राजा सूर्य प्रताप सिंह और हार भी जाते हैं। ठीक है, राय साहब जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। ये वही राय साहब हैं जिनको बाद में उपन्यास के अंत में राजा की पदवी राय साहब को ही मिलती है, राय साहब अमरपाल सिंह। चुहिया कौन है? तो चुहिया है लखनऊ में गोबर और जुनिया की पड़ोसी है। लखनऊ में गोबर और जुनिया जिस घर में रहते हैं किराए पर, उनकी पड़ोसी है चुहिया। ये याद रखना है, जब इनका बेटा चन्नू मर जाता है तो ये काफ़ी हेल्प भी करती है। सरोज ये मालती की बहन है। सरोज मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचारों का क्या करती है? विरोध करती है। स्त्री संबंधी विचारों का विरोध कौन करती है? सरोज करती है। आगे है प्रमुख उद्धरणों की अगर बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। ये कौन कहता है? होरी धनिया से कहता है, यानी कि अपनी पत्नी से कहता है कि जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। आगे कहते हैं कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निवाह नहीं हो सकता। ये अपने बेटे को भी समझाता है, ठीक है? होरी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है गर्दन के बारे में, ठीक है? ये ध्यान रखना और अपने बेटे को भी समझाते हुए कहता है कि अकड़ कर के निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो गोबर है वो विद्रोही और असंतोष प्रवृत्ति का है और जो गाँव के मुखिया हैं, उनका क्या करता है? विरोध करने की कोशिश करता है। लेकिन जो होरी है वो एक सीधा-साधा सरल इंसान है और क कहीं कहें कि उसको ज़िंदगी का बहुत सारा अनुभव है और वो जानता है कि अगर हम मुखिया या फिर अमीर लोगों की या ज़मींदारों की नहीं मानेंगे तो हम निभा नहीं सकते हैं इस गाँव में, ठीक है? ये कहीं न कहीं वो कहते हैं। आगे है बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करें सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। ये जुनिया कहती है अपने पति यानी कि गोबर से। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो जुनिया और धनिया दोनों सास-बहू हैं और दोनों की दोनों क्या करती हैं, कहीं न कहीं पंचायत का या फिर बड़ी बातों की, बड़े आदमियों का विरोध करने की कोशिश करती हैं। कि हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी यानी कि हमारा गुज़ारा नहीं हो जाएगा। अब भी अपने पसीने की कमाई खाती है, तब भी अपने पसीने की कमाई। ये कौन कहता है? तो धनिया होरी से कहती है। आगे है नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण और सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर बना देता है। तो ये पॉइंट बार-बार पूछा जाता है, तो ये किसने कहा है? मालती मेहता से कहती है। किससे कहती है? मालती मेहता से कहती है, यह ध्यान रखना। एक बार यूथ में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसमें आपको बताया गया है झुनिया गोबर से कहती है। आगे देखते हैं अगर ऐसा कुछ मिलता है, अदरवाइज़ हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथ का खिलौना बन गई है। ये कौन कहता है? मेहता कहता है मिस्टर खन्ना से। ठीक है? मेहता मिस्टर खन्ना से कहते हैं कि आज जो संसार का शासन है ना, वो किसके हाथों में? बैंकरों के हाथों में है। ठीक है? बैंकों के या बैंकरों के हाथ में है। सरकार तो उनके हाथ की भी कठपुतली बन चुकी है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। ये मिस्टर मेहता का कथन है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। अगर आपसे पंक्तियाँ पूछी जाएँगी तो यहीं से पूछी जाती हैं। आगे कहते हैं मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा-सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आँखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा सॉन्ग है।
ये कौन कहते हैं? तो मिर्ज़ा खुर्शीद कहते हैं, जो कि सूफी मुसलमान हैं और जिनके यहाँ पर गोबर क्या करता है? नौकरी करता है। जूते की दुकान खोलते हैं बाद में, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो ये कहते हैं कि मुझे अब इस डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में भक्ति नहीं रही, ज़रा-सा काम और महीनों की बहस। आगे कहते हैं पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये कौन कहते हैं? राय साहब कहते हैं। पुरानी बात भी अगर पूरे ज़ोर-शोर से अच्छी तरह से उसको प्रेज़ेंट किया जाए, तो वो भी नई हो जाती है, ये इनका मतलब है। आगे कहते हैं नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है, दोबारा आ गया है, मालती मेहता से कहती है। आगे देखते हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे-बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं, उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या? ये गोबर और होरी का क्या है? संवाद है। ठीक है? तो होरी अपने बेटे से कहता है कि बेटा वो उनका मतलब ये कहना है कि जो गाँव के जो अमीर लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो मुखिया बने फिर रहे हैं, जो सुख भोग रहे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे और अच्छा उन्होंने पहले से ही अपना मतलब जो कर्म उनके इतने अच्छे हैं, अब वो भोग रहे हैं उस कर्म को। लेकिन वो कहते हैं कि हमने अच्छे कर्म शायद नहीं किए हैं, इसीलिए हमको ये दुःख भोगना पड़ रहा है। ठीक है? तो ये गोबर और होरी का संवाद है, कहीं न कहीं ये एक तरह का अंधविश्वास है और भाग्य पर ये क्या है, भरोसा है कि अगर हमें हमारे भाग्य में जितना होगा उतना ही हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये गोदान उपन्यास की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई, लेकिन इसके कुछ एमसीक्यू मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन अगर हमारा वहाँ पर छूट गया हो तो इसमें ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ आलोचकों के कथन भी हैं, तो ज़रूर देखेना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब करे बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है और बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी, हाइप ज़रूर कर दिया करो। ठीक? तो सबसे पहला है गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1936 ईस्वी है। थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगी जल्दी में। गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? तो ये हमने ऊपर नहीं देखा, इसमें 36 प्रकरण हैं, ये ध्यान रखना। आगे आता है गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो ये होरी है इसका नायक, याद रखना। होरी के गाँव का क्या नाम था? तो ये बेलारी था। बेलारी और सेमरी के बीच में कितना अंतर है? 5 मील का अंतर है। बेलारी और सेमरी गाँव के बीच की दूरी कितनी थी? तो ये 5 मील की दूरी है, ये ध्यान रखना। आगे है भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? ये क्वेश्चन हमने ऊपर नहीं देखा। भोला होरी से कितना वर्ष बड़ा था? ये 10 वर्ष बड़ा था, ठीक है? जो भोला जो कि विदुर आदमी है, ठीक है? विदुर है और इसके पास ये ग्वाला है पास के गाँव का, ठीक है? और ये 10 वर्ष बड़ा है किससे? होरी से। होरी ने भोला से गाय कितने रुपए में ली थी? ये 20 रुपए में ले ली थी। हालाँकि 80 रुपए की जुगत वो कर लेता, लेकिन उसने 20 रुपए में गाय को भोला ने गाय दे दी थी, है ना? कि जा तू 20 रुपए में ले जा। क्यों? क्योंकि एक तो उसने विवाह का वादा कर दिया था उससे, है ना? और दूसरी बात उसने भूसा वगैरह भी उसको भेज दिया था। होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? तो ये 30 रुपए के लिए थे, अभी हमने ऊपर देखा है। आगे है गोदान उपन्यास को सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? गोदान उपन्यास में सभा चतुर नामक आदमी ये उपाधि किसको दी गई है? तो राय साहब को दी गई है, याद रखना। और राय साहब को ही बाद में राजा की उपाधि भी मिलती है। गोबर के काम से खुश होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे कितने रुपए में नौकरी पर रख लिया? तो ये 15 रुपए में रख लिया था, ठीक है? गोबर अच्छा काम किया गोबर ने और काफ़ी दिनों तक वो लखनऊ में ही रहा था, वहाँ मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर उसने नौकरी की। आगे है होरी के गाँव में पशु चिकित्सा का आचार्य किसे कहा जाता था? तो ये माता दीन को कहा जाता और इसे ही गाँव का नारद भी कहा जाता था, ठीक है? और दाता दीन इसका पुत्र था। होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गाँव में तय हुआ था? तो सोनारी गाँव में हुआ था, ठीक है? गौरी महतो एक धनी किसान गौरी महतो के बेटे मथुरा से। इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन से क्या सुख? ये किसका कथन है? तो ये होरी का कथन है। वो कहते हैं कि इस ज़माने में मोटा होना क्या है? बेहयाई है ना? जो मोटे-मोटे लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों का क्या चूसते हैं? रक्त चूसते हैं, तब मोटे होते हैं, ऐसा इनका यह विचार है। आगे है, होरी के पास अपनी कितनी ज़मीन थी? तो यहाँ पर 5 बीघा दे रखी है, अगर 5 बीघा दे तो ठीक है, पर 3 बीघे के काश्तकार थे, ठीक है? ये आपको याद रखना है। आगे भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? तो भोला के 2 पुत्र थे, अभी हमने ऊपर देखा भी था इसके 3 बच्चे थे इसके, जंगी और कामता इसके 2 बेटों का नाम है और झुनिया, झुनिया इसकी क्या है? बेटी का नाम था। झुनिया कौन थी? बेटी थी जिसका विवाह गोबर के साथ में होता है। आगे है, निम्न में से कौन-सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे लेना। आगे देख लीजिए, सुमेलित नहीं पूछ रहा है,
तो समाज व्यक्ति से ही बनता है, ये ओमकारनाथ का कथन है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, ये सही है। होरी ने कहा है, संपत्ति और सहृदयता में बह रहे, राय साहब कहते हैं यह गृहस्थी का जंजाल है, सोने की हँसिया, ये भोला का कथन है। आगे निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? तो ये हंसराज रहवर ने कहा है। ठीक है, गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहने वाले कौन है? तो हंसराज रहवर हैं। आगे गोदान यदि मैं लिखता, इसके रचनाकार कौन है? गोदान यदि मैं लिखता, तो ये हैं डॉक्टर नगेंद्र साहब। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आलोचकों के कथन पूछे गए हैं। अभी जो पेपर हुआ है उसमें भी आलोचक का कथन ही पूछा गया था। किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है? ये ब और स दोनों ने, यानी कि इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद विमल दोनों ने ही गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है? तो ये कहा है राम खेलावन पांडे ने। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि मुझे थोड़ा-सा पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं क्लास के बारे में और आपको कैसा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो।